Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nusrat Fatma, subject specialist in physics at Divisional Public School and College Sahiwal. Physics Part 2, Chapter number 12, Electrostatics. आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। इससे पहले आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपने जीरोग्राफी एंड इंक जेट प्रिंटर जो है पढ़ा। तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस पढ़ेंगे। तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कुछ इब्तदाई चीज़ें, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। The study of charges at rest under the action of electric force is called electrostatics. The study of charges at rest under the action of electric forces is known as electrostatics. Electric forces कौन सी हैं? Forces of attraction और forces of repulsion. तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किन चार्जेस में होती हैं और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन किन चार्जेस में होती हैं। अगर चार्जेस सिमिलर होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और चार्जेस अगर ऑपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे, तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट under the action of electric forces. Define electric field strength at any point in the field. The force experienced by a positive test charge Q naught placed at a point in the electric field of charge Q is called electric field strength or electric intensity of the charge Q. यानी हमारे पास कोई चार्ज Q है, उसने अपने अराउंड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया हुआ है। अब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेंथ अगर फाइंड करना चाहते हैं या उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? हम एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहाँ लाकर उस पॉइंट पर रखेंगे, और जब हम उस पॉइंट पर रखेंगे तो ये चार्ज, उसके ऊपर चार्ज क्यू जो है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E को आप मैथमेटिकली लिखेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। गिव द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट बताना है कि वो क्या है। तो जैसे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिखी है कि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। एफ जो है वो फोर्स है, तो फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, और चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में। तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले आपको मैं बताऊं कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज द फ्लो ऑफ एनीथिंग थ्रू एनी सरफेस, लाइक फ्लो ऑफ एयर थ्रू अ विंडो और फ्लो ऑफ वाटर इन होज पाइप। यानी कि फ्लक्स होती क्या चीज़ है? तो फ्लक्स क्या है? किसी भी चीज़ का बहाव। फ्लो, फ्लक्स इज फ्लो ऑफ एनीथिंग थ्रू एनी सरफेस, लाइक फ्लो ऑफ एयर थ्रू अ विंडो और फ्लो ऑफ वाटर इन हॉज पाइप एटसेट्रा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सर्टन एलिमेंट ऑफ अ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। यानी कि अगर आपके पास कोई सा भी एरिया है, उसमें से कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कितनी पास करती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टन एलिमेंट ऑफ अ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। इसके एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो से भी हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं ये पास कर रही हैं इसमें से। तो लाइन ऑफ फोर्सेस, देखिए ये है हमारे पास एरिया, ये है एरिया, और ये जो है ये लाइन ऑफ फोर्सेस है। ठीक हो गया। तो ये एरिया की ओरिएंटेशन चेंज होने पे जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से पास करेंगी, ये इसका फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिप्रेजेंटेशन,
It is represented by Greek letter phi. Scalar product. Electric flux is the scalar product of two vector quantity. Electric flux is the scalar product of two vector quantities, electric intensity and vector area. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, वेक्टर एरिया है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम सिंपली एरिया की बात करें तो एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम अगर वेक्टर एरिया की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। आपके पास कोई एरिया है, उस एरिया उस सरफेस के ऊपर जब भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे तो वो आपके पास वेक्टर एरिया बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई और सबस्क्रिप्ट में आप ई लिखेंगे, स्मॉलर ई, ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो फाई ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब आप उसको उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी वही है, आपने क्या किया, आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया ए, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी मेजर कर सकते हैं और इसका यूनिट वोल्ट मीटर भी हो सकता है। आपको प्रूफ कर देती हूँ कि ये कैसे मुमकिन है, किस तरह ये दोनों यूनिट इसके हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट एरिया। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट बताया है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो फिर हम इसको लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं वोल्ट पर मीटर। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल होता है डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो V जो है वो पोटेंशियल है और R जो है वो डिस्टेंस है। तो फिर पोटेंशियल को हम वोल्टेज में मेजर करते हैं, वो V हो गया, और डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं तो ये M। तो V ओवर M डॉट एरिया जो है वो मेजर होता है मीटर स्क्वायर में, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर जो है वो मीटर स्क्वायर से एक क्रॉस हो जाएगा 1 मीटर, बाकी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, वोल्ट मीटर। रिमेनिंग हमारे पास वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नेचर बतानी है कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया। यानी कि हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी इन नेचर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, हमने ये इसके एस्पेक्ट्स देखने हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, और इसकी कोई और सर्टन वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस किसी भी एरिया में से पास करेंगे तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो उस वक्त एरिया की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए कि मैक्सिमम लाइन इसमें से पास कर सके। तो इस डायग्राम में आप देखें कि अगर एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर हेल्ड है, क्या आपने लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर एरिया को रख दिया तो इसमें से मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस पास करेंगी, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। के फ्लक्स मैक्सिमम कब हुआ, फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन area is held perpendicular to the field lines
द फ्लक्स इन दिस केस इज मैक्सिमम। तो उसके लिए एक ये दूसरी डायग्राम भी आपको दिखा दूं कि यहाँ पे भी हमने क्या किया है, हमारे पास ये एरिया हमने लिया है और एरिया जब परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेज इसमें से पास कर रही हैं। और अगर हम वेक्टर एरिया लें तो देखिए वेक्टर एरिया क्या होता है, किसी भी एरिया के ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ये नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो ब्लैक एरो हेड लाइन है ये शो कर रही है वेक्टर एरिया को, और ये इस एरिया के ऊपर, ये जो हमने एरिया परपेंडिकुलर हेल्ड किया है टू द लाइन ऑफ फोर्सेस, ये इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर है। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है। तो जब इनकी डायरेक्शन सेम हो गई तो इन दोनों में एंगल थीटा क्या होगा, एंगल होगा 0 डिग्री। तो फिर फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो जब दोनों वेक्टर्स में एंगल 0 डिग्री होगा तो उस वक्त रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इस डायग्राम में भी आपको यही शो हो रहा है कि एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर एरिया है तो मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेज इसमें से पास कर रही है, तो इस तरह फ्लक्स मैक्सिमम होगा। यहाँ से भी यही आपको दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखिए परपेंडिकुलर एरिया हमने रख दिया, यहाँ पे भी यही है, परपेंडिकुलर एरिया है तो परपेंडिकुलर एरिया होने से मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेज इसमें से पास कर रही हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर to the field lines, the flux is maximum. In this case, electric flux is equal to electric intensity, और हमारे पास ये जो एरिया है, ये एरिया परपेंडिकुलर, ये वाला साइन जो है परपेंडिकुलर को शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और साथ में एरिया हेल्ड जो है वो परपेंडिकुलर है। और अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया, ठीक हो गया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इन चारों डायग्राम्स में अगर आप देखें तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब सेम डायरेक्शन में हुई तो ये एक दूसरे के पैरेलल हुई, और पैरेलल होंगे तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री then electric flux is equal to E A cos of 0, और cos 0 पे 1 होता है, तो फिर electric flux is maximum, that is equal to E A, where A perpendicular denotes that area is held perpendicular to the field lines। यानी जो ये वाली ए के साथ आपने ये जो परपेंडिकुलर का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने एरिया रखा है वो परपेंडिकुलर है टू दी फील्ड लाइन। मिनिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इज मिनिमम व्हेन एरिया इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस एंड एज ऑब्वियस नो लाइन क्रॉस दिस एरिया, सो दैट फ्लक्स इन दिस केस इज मिनिमम। दें कि अगर हम एरिया को पैरेलल रख दें टू दी फील्ड लाइंस, तो पैरेलल होने की वजह से उस एरिया में से कोई सी भी लाइन पास नहीं करेगी। तो फ्लक्स होता है जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस एरिया में से पास करेंगी उतना ही फ्लक्स होगा। अगर 4 लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं तो हम कहेंगे कि इसका फ्लक्स 4 है, और अगर 2 लाइन ऑफ फोर्सेस उस एरिया में से पास कर रही हैं तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 है। ये डायग्राम यहाँ पे देखिए, ये हमने जो एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रख दिया। जब पैरेलल रखेंगे तो इसमें से कोई सी भी लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं करेगी। तो इस एरिया का वेक्टर एरिया ले, वेक्टर एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इस डायग्राम में भी यही दिखाई दे रहा है कि आपने ये एरिया जो है वो इसके पैरेलल रख दिया फील्ड लाइन के। जब आपने फील्ड लाइन के पैरेलल रख दिया तो इसमें से कोई सी भी लाइन पास नहीं कर रही। और अगर हम इस सरफेस का या इस एरिया का वेक्टर एरिया लें तो वेक्टर एरिया क्या होता है, नॉर्मल टू दैट सरफेस। तो ये नॉर्मल में और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 होगा। इसी तरह इस डायग्राम में भी आप देख लें, ये एरिया है और ये पैरेलल है टू दी फील्ड लाइंस। जब हम इस एरिया का वेक्टर एरिया लेंगे तो वेक्टर एरिया में और फील्ड लाइंस में एंगल बन रहा है
90 डिग्री होने से भी फ्लक्स ज़ीरो हो गया। और इस डायग्राम वेक्टर एरिया में और फील्ड लाइंस में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, जिसकी वजह से फ्लक्स जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो फ्लक्स इज मिनिमम व्हेन एरिया इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस and as obvious no line cross this area, so that flux phi E in this case is electric flux is equal to electric lines और साथ में पैरेलल एरिया। ये वाला जो साइन है, ये जो दो आपको लाइंस पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये पैरेलल का साइन है। ज्योमेट्री में हम इसे कहते हैं ये पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक लाइंस और एरिया पैरेलल इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया। और इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लिख के देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और वेक्टर एरिया में एंगल कितना है, 90 डिग्री। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री देन फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 90। कॉस 90 पे ज़ीरो होता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा, जब एरिया पैरेलल होगा या वेक्टर एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होगा टू दी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा। वेयर एरिया और ये पैरेलल लाइंस इंडिकेट्स दैट एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू दी फील्ड लाइन। एनी सर्टन फ्लक्स, here is the case when area is neither perpendicular nor parallel to the field line but is inclined at an angle theta with the lines। यानी कि हमने पहले मैक्सिमम फ्लक्स पढ़ा, फिर मिनिमम फ्लक्स पढ़ा। मैक्सिमम फ्लक्स कब हुआ, जब हमने एरिया को परपेंडिकुलर रखा, और मिनिमम फ्लक्स कब हुआ, जब हमने एरिया को पैरेलल रखा टू दी फील्ड लाइंस। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ना तो एरिया पैरेलल है और ना ही एरिया परपेंडिकुलर है, बल्कि हमने एरिया को इंक्लाइंड कर दिया है एट एन एंगल थीटा विद द लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये देखिए डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं सारी। यहाँ ये जो एरिया है, हमने एरिया को रख दिया है इसके सर्टन एंगल पे टू दी फील्ड लाइंस। जब हमने इसको सर्टन एंगल पे रखा तो इस एरिया का, ये जो हमने इंक्लाइन रखा है, इस एरिया के ऊपर हमने ये वाला नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये इसका बन गया वेक्टर एरिया। ठीक हो गया। और ये है फील्ड लाइंस, तो इनमें ये एंगल थीटा आ गया। तो ये आपने इस एरिया के ऊपर वेक्टर एरिया जो ड्रॉ किया, तो वेक्टर एरिया हम कैसे लेते हैं, सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर एरिया या नॉर्मल टू दी सरफेस। और ये है हमारे पास फील्ड लाइंस। इसके वेक्टर एरिया को, यानी कि आपने जो एरिया रखा है इसका नॉर्मल टू द सरफेस लिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। इसके जब आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके कंपोनेंट बनेंगे एरिया के ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये देखें, ये वाला अगर एंगल थीटा है और ये है 90 का एंगल, तो 90 और थीटा को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो बेस होती है। तो ये बेस है, ये ए कॉस थीटा, और ये वाला परपेंडिकुलर जो है ये ए साइन थीटा। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने वेक्टर एरिया को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू field line. The area of this projection is a cos theta. The flux in this case is phi e, that is equal to e a cos theta, that is equal to e a cos theta. इस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं और इस पे जो एरिया है वो इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा वो इस पे इंक्लाइंड है। अब हम इस एरिया का वेक्टर एरिया लेंगे तो उस वक्त एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एंगल थीटा आ गया, तो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू फाई, दैट इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ पैच ऑफ फ्लैट सरफेस, के अगर हमारे पास एक फ्लैट सरफेस का पैच हो तो उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू अ पैच ऑफ फ्लैट सरफेस in term of electric intensity
and vector area is given by electric flux is equal to EA cos theta या फिर electric flux is equal to electric intensity dot vector area। ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द एरिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरिया, यानी हम एरिया के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली द एलिमेंट ऑफ द एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर एरिया whose magnitude is equal to the surface area A of the element and whose direction is direction of normal to the area। कि अगर हमारे पास कोई एरिया है, उसका अगर हम वेक्टर एरिया ले लें, उसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द एरिया। ये देखिए, अगर हमारे पास ये सर्फ एरिया एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ द एरिया है, ये हमारे पास अगर एरिया है, इस एरिया का अगर हमने वेक्टर एरिया लेना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, तो ये इसका वेक्टर एरिया हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड इस एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस या नॉर्मल टू द area। Electric flux through a surface enclosing a charge। Electric flux through a closed surface। Let us calculate the electric flux through a closed surface in shape of sphere of radius r due to point charge positive q placed at the center of the sphere। यानी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस फाइंड करना है, तो हमने क्लोज सरफेस किस तरह की ली है, एक स्फीयर लिया है। ये हमने एक क्लोज सरफेस एक स्फीयर लिया है जिसका रेडियस r है और उसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज Q पड़ा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। तो ये चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, आउटरवर्ड होगी। तो लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन अ शेप ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q placed at the center of sphere। To apply the formula phi E is equal to E dot A यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द सरफेस एरिया शुड बी फ्लैट। अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस पे फाइंड करना है तो इसका एरिया फ्लैट होना चाहिए। फॉर दिस रीज़न द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू n स्मॉल पैचेस। कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्फीयर है इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे और हर पैच का एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा। फॉर दिस रीज़न द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू n स्मॉल पैचेस विद एरियाज ऑफ मैग्नीट्यूड डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टिल डेल्टा AN। ये देखिए डायग्राम में भी कि हमारे पास ये स्फीयर है, स्फीयर को हमने स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया है। तो ये पहला हमारे पास पैच डेल्टा A1, ये वाला डेल्टा A2, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव से लाइन ऑफ फोर्सेस आउटरवर्ड निकल रही हैं। तो ये देखिए ये लाइन ऑफ फोर्सेस आउटरवर्ड निकल रही है, इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 और यहाँ से जो एरिया 2 से निकल रही है उसकी इंटेंसिटी E2। तो इफ़ n इज़ वेरी लार्ज, यानी हमने इतने स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया कि नंबर ऑफ एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए। इफ़ n इज़ वेरी लार्ज ईच पैच वुड बी अ flat element of the area। The corresponding vector areas are delta A1, delta A2, delta A3 up to delta AN respectively। The direction of each vector area is along perpendicular drawn outward to the corresponding patch। The electric field intensity at the center of vector areas delta A1, delta A2, delta A3 up till delta AN are E1, E2, E3 up to EN respectively। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस। अब हमने इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। अब हम इन हर पैच का फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट करके उसका टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस E3 डॉट डेल्टा E3 प्लस अप टू
n नंबर तक हमने जाना है, प्लस ई एन डॉट डेल्टा ए एन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया इज सेम एट ईच पैच। जैसे कि ये आपको डायग्राम से दिखाई दे रहा है कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो सेम है। जब इनकी डायरेक्शन सेम हो गई तो इनका थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो ई डॉट ए दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो कॉस 0 पे 1 होता है, तो इस तरह फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 यानी φ1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1। तो E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा, तो E1 डेल्टा A1 कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 आप कैलकुलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 कैलकुलेट करेंगे, अप टिल इलेक्ट्रिक फ्लक्स n तक आपने कैलकुलेट कर लिया। और जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अप टिल φn आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स φe इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 प्लस अप टू En delta An. Moreover, because of spherical symmetry at the surface of the sphere, magnitude of electric intensity E1 is equal to magnitude of electric intensity E2 is equal to magnitude of electric intensity E3 up to magnitude of electric intensity En that is equal to E। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है आपके पास में, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स कूलम्स लॉ से आपने पहले फोर्स फाइंड की, फोर्स एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में फोर्स में आप फोर्स का फॉर्मूला लिखें डिवाइडेड बाय क्यू, तो ए क्यू फोर्स के क्यू स्क्वायर से क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेल्टा A1 प्लस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेल्टा A2 प्लस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेल्टा A3 प्लस अप टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेल्टा An। क्योंकि हमने सिमेट्री की वजह से कह दिया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम है, तो हमने E1, E2, E3 को हमने रिप्लेस कर दिया है बाय E। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने कॉमन ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू डेल्टा An। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय total spherical surface area। electric flux is equal to 1/4 pi epsilon naught q divided by r square multiply by 4 pi r square। area of the sphere जो होता है उसका फॉर्मूला है 4 pi r square। तो आप इसको लिख दिया 1/4 pi epsilon naught q divided by r square multiply by 4 pi r square। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये 4 से क्रॉस हो जाएगा, पाई से क्रॉस हो गया, और आर स्क्वायर से क्रॉस हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कैलकुलेट कर लिया, और ये चार्ज और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। नाउ इमेजिन दैट क्लोज सरफेसेस आर इनक्लोजिंग दिस स्फीयर। इट कैन बी सीन दैट द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेसेस is the same as that through the sphere। surfaces of area A1, area A2 and A3, उसके अंदर अगर हम इस स्फीयर को रखते हैं तो तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू वही होगी, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज पे और मीडियम पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे या शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर हम इसको किसी और सरफेस के अंदर भी स्फीयर को रख देंगे तो तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू वही होगी, जो कि Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है। डिपेंडेंस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है? टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डजंट डिपेंड अपॉन नंबर 1 द शेप और नंबर 2 द ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम
एंड द चार्ज इनक्लोज्ड किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे और चार्ज इनक्लोज, क्योंकि जब हमने इसकी लास्ट इक्वेशन फाइंड की है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q जो है वो चार्ज हो गया और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो Q है वो चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। इट डजेंट डिपेंड अपॉन द शेप और द ज्योमेट्री ऑफ क्लोज सरफेस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस हमने किया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। आपने इन क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको आपने डिफाइन कर देना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ऑन व्हाट फैक्टर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स, कि किन फैक्टर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है वो बताएं। इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, इफ यस गिव रीजन। आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, अगर है तो फिर इसकी रीज़न बतानी है कि ये क्यों स्केलर क्वांटिटी है। और आपने बताना है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। आपकी एक ये भी क्वेश्चन है आपके लिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, रीज़न के साथ इसको आपने बताना। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।